नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले विनायक दामोदर सावरकर की आज 56वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले विनायक दामोदर सावरकर की आज 56वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। बचपन से ही वे क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत थे और हिंदुत्व के पक्के पैरोकार थे। उन्होंने रत्नगिरी में अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए काम किया और सभी जातियों के हिंदुओं के साथ खाना खाने की परंपरा भी शुरू की थी। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनका निधन 26 फरवरी 1967 को हुआ था। वीर सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। वे स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। 28 मई 1883 को जन्मे सावरकर ने पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। बीए की पढ़ाई के दौरान उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के अपील पर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। सावरकर 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के खिलाफ सशस्त्र विरोध की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने पानी में कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन फिर गिरफ्तार हो गए। 1911 में उन्हें 2 बार काला पानी यानी कि आजीवन कारावास 50 साल की सजा सुनाई गई। 1924 में उन्हें इस शर्त के साथ रिहा किया गया था कि वे राजनीति में 5 साल तक सक्रिय नहीं होंगे। महात्मा गांधी ने कई मौकों पर सावरकर को भाई कहकर संबोधित किया है। वहीं सावरकर के लिए गांधी महात्मा जी थे। उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की किताब के अनुसार दोनों नेताओं के बीच 2 ही मुलाकातें हुई, वो भी गर्मजोशी भरे माहौल में। दोनों के बीच वैचारिक मतभेदों के बावजूद उनमें मनभेद नहीं था, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही था, स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना। सावरकर खुद एक लेखक भी थे। उनके बहुत सी लिखी किताबों पर अंग्रेजों ने पाबंदियां लगा दी थी। इसमें द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 भी शामिल थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अंग्रेज इसे नीदरलैंड से 1909 में प्रकाशित होने से नहीं रोक सके थे। उन्होंने कुल 38 किताबें लिखी, जो प्रमुख रूप से मराठी और अंग्रेजी में थी। उनकी एक पुस्तिका हिंदुत्व हु इज हिंदू बहुत चर्चित रही थी। अपने जीवन के अंतिम समय में सावरकर ने समाधि लेने का ऐलान कर 1 फरवरी 1967 में खान पान छोड़ दिया और उसके बाद 26 फरवरी को उनका निधन हो गया। उनका कहना था कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। 1970 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत का अद्भुत सपूत बताया और उनकी सरकार ने सावरकर के नाम का स्टैंप भी जारी किया। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध जैसे माहौल में कई भारतीय छात्र छात्राओं के साथ डिगबोई की रहने वाली मेडिकल साइंस की छात्रा राजश्री बोड़ो भी वहां फंसी हुई है। राजश्री के परिवार ने भारत सरकार एवं असम के मुख्यमंत्री से इन सभी छात्रों को वहां से सुरक्षित वापस लाने का आग्रह किया है। जिस समय दुनिया भर में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध जैसे माहौल से चारों ओर आतंक फैला हुआ है, ठीक ऐसे ही समय में रूस के आक्रमण से समस्याएं पैदा हुए यूक्रेन में डिगबोई की मेडिकल साइंस की एक छात्रा राजश्री बोड़ो वहां फंसी हुई है, जिसके चलते डिगबोई के मिलन नगर स्थित उनके आवास पर हाहाकार मचा हुआ है।
राजश्री बोरो पिछले साल सितंबर महीने में ही मेडिकल साइंस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन चली गई थी। कल रात से राजश्री को उनके भारत के 5 साथियों एवं विभिन्न देशों के लोगों के साथ एक बंकर में रहना पड़ रहा है। दुकान, बाजार एवं बैंक, एटीएम आदि बंद होने के कारण सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घबराई हुई राजश्री ने अपने माता पिता से फोन पर बातचीत जारी रखी है। राजश्री और उनके सहयोगियों ने लगातार भारतीय दूतावास से विभिन्न तरीकों से संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। राजश्री ने असम सरकार के केंद्रीय सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द ही बचाने की अपील की है। इधर राजश्री के परिवार के सदस्यों ने भी असम सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा एवं भारत सरकार से राजश्री सहित सभी भारतीयों को स्वस्थ रूप से वापस लाने का आग्रह किया है। আপোনাৰ টিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছেনে? তেওঁ কি বুলি বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে? তাই কৈছে যে তাই মানে যিটো হোষ্টেলত আছে, তাই টেকনিকেল হোষ্টেলত আছে। আমি যিখন মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটিত মানে তাই চিট নাপালে, অলপ লেট হৈ যোৱা। তাই মানে কৈছে কি আমি ইয়াত ইণ্ডিয়াৰ আমি অকল এখন হোষ্টেলত 5টাই আছে। চ' সেইটো কাৰণে তাই মানে কৈছে যে যিমান পাৰে মানে তাই মানে কৈছে আৰু যোগাযোগ কৰি যাতে আমাক ইয়াৰ পৰা লৈ যাবলৈ কৈছে। मनोरंजन दास की रिपोर्ट, असम। पिछले साल जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए गए ओलंपिक खेलों में भारत को पहले ही दिन सिल्वर मेडल जिताने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने अब वेटलिफ्टिंग की दुनिया में नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। मीराबाई चानू ने सिंगापुर में जारी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शुक्रवार को गोल्ड मेडल जीता है, जिसके चलते अब वो बर्मिंघम में खेले जाने वाले 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर गई है। भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने शुक्रवार को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 55 किलोग्राम भार वर्ग में क्वालिफाई कर लिया। पहली बार 55 किलोग्राम भार वर्ग में भाग ले रही चानू ने कुल 191 किलोग्राम भार उठाया। उन्हें किसी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और वो आसानी से पहले स्थान पर रही। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की जेसिका सेवान्स्टेको दूसरे स्थान पर रही, जबकि उन्होंने कुल 167 किलोग्राम वजन उठाया, जो चानू से 24 किलोग्राम कम था। मलेशिया की एली कैसेंड्रा एंगलबर्ट 165 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रही। दिसंबर में विश्व चैंपियनशिप से हटने वाली चानू की पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद ये पहली प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता थी। इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल रैंकिंग के आधार पर 49 किलोग्राम में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन भारत की अधिक स्वर्ण पदक जीतने की संभावनाएं बढ़ाने के लिए चानू ने 55 किलोग्राम में भाग लेने का फैसला किया। मीराबाई के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करने से भारत के इस कैटेगरी में पदक जीतने की उम्मीदें बढ़ गई है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इस साल बर्मिंघम में होगा। सिंगापुर टूर्नामेंट में प्रत्येक कैटेगरी से टॉप 8 में रहने वाले एथलीट बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव और आगामी शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शांति यात्रा का आयोजन किया गया। ये शांति यात्रा डिब्रूगढ़ शहर के चौकीडिंगी फील्ड से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए खलिहामारी स्थित MDK कॉलेज में समाप्त हुई। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव और आगामी शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शांति यात्रा का आयोजन किया गया। ये शांति यात्रा डिब्रूगढ़ शहर के चौकीडिंगी फील्ड से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए खलिहामारी स्थित MDK कॉलेज में समाप्त हुई। इस शांति यात्रा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों के अलावा शहर के गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया।
डिब्रूगढ़ स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर की प्रमुख संचालिका बीके विनीता बहन ने हरी झंडी दिखाकर शांति यात्रा को रवाना किया। इस उपलक्ष्य पर डिब्रूगढ़ सेंटर की संचालिका ने बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और आज क्यों हम उससे भटक गए हैं। धन, मान, शान, यश ही मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन में सुख शांति का आधार और खुशी का आधार क्या है? ओम शांति। आज बड़े ही हर्ष का दिवस है कि हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आज हम सभी डिब्रूगढ़ सेंटर की तरफ से शांति यात्रा निकाल रहे हैं। इस शांति यात्रा का लक्ष्य है हर मानव के जीवन में सुख और शांति आए, प्रेम और खुशी आए। आज आप देख रहे हैं सारे विश्व का माहौल कितना तनाव का है, कितना दुख का है, कितना परेशानियों का है। आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप से दुखी है, अपने आप से परेशान है। और इसका मैं समझती हूँ मुख्य कारण है कि पिता परमात्मा से हम सभी का जो बुद्धि का योग है वो ठीक रीति नहीं है। तो हम सभी अगर राजयोग का अभ्यास करें, परमात्मा को अपने जीवन की यात्रा में शामिल करें, तो परमात्मा से जो हमें सुख, शांति, पवित्रता, खुशी जो वर्षे के रूप में मिलेगी, उससे हम स्वयं भी शांत रहेंगे, परिवार को भी सुखपूर्वक पालना दे सकेंगे और समाज को भी हम सभी एक नई दिशा दे सकेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा अनेक प्रोग्राम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वर्णिम भारत की ओर से अनेक प्रोग्राम समय समय पर किए जा चुके हैं और साल भर तक हम सभी ये प्रोग्राम करते रहेंगे। तो मैं सभी से ये आह्वान करती हूँ कि आप सभी भी इस प्रोग्राम में अवश्य जुड़ें और अवश्य अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आइए हम सभी मिलकर खुशहाल करें। और मैं सभी को निमंत्रण देती हूँ कि हर एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर राजयोग मेडिटेशन का अवश्य ही अभ्यास करें, जिससे अवश्य ये भारत स्वर्णिम भारत, स्वर्गिक भारत बन जाएगा। ओम शांति। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 26 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1887 में भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का निधन हुआ था। 1937 में हिंदी फिल्मों के चर्चित निर्देशक और प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई का जन्म हुआ था। 1958 में पियली बड़ुआ और दीवान मनीराम दत्ता को असम के शाही परिवार को फिर से गद्दी पर बिठाने के प्रयासों के कारण फांसी पर लटका दिया गया था। 1967 में महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त विनायक दामोदर सावरकर का निधन हुआ था। 1972 में वर्धा के निकट आरवी में बनाए गए विक्रम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने देश को समर्पित किया था। 1975 में गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला पतंग संग्रहालय शंकर केंद्र स्थापित किया गया था। 1976 में अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम हमले में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। इस हमले ने अमेरिका के लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि महाशक्ति पर ये इस तरह का पहला हमला था। 2011 में अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने अरब देशों की बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण देश में 19 साल पहले लगाए गए आपातकाल को आधिकारिक रूप से समाप्त किया था। और आज ही के दिन सन 2019 में भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।